स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। रिजर्व बैंक ने त्योहारों की शुरुआत धूम मचाकर कर ली है। इसे बैंकों के लिए नवरात्रि का तोहफा ही मानो, क्योंकि आरबीआई ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर %0.5 घटाकर 9% कर दी है। ये दर एक महीने में दूसरी बार घटाई गई है और इससे बैंकों को पूंजी इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इसे घटते ब्याज दरों की तरफ इशारे के रूप में भी देखा जा रहा है। त्योहारों की धूम यहाँ नहीं खत्म होती। सरकार का भी वादा है कि कंज्यूमर लोन के लिए कर्ज सस्ता किया जाएगा, यानी त्योहारों में टीवी, फ्रिज या बाइक खरीदना अब आसान होगा। इस पर कर्ज 2.5% तक सस्ता हो सकता है। और कर्ज के मोर्चे पर एक और खबर सरकार के लिए भी खुशखबरी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए वर्ल्ड बैंक और जर्मनी की तरफ से लोन की मंजूरी मिल गई है। तो शुरुआत आज आवाज एट 9 में 3 अच्छी खबरों के साथ। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है विपिन। चलिए, तो काफी अच्छी खबरें आपने तमन्ना सुना दी हैं ऑलरेडी। कुछ और खबरों पे भी डाल लेते हैं नजर। आईटी और मेटल शेयरों ने बाजार को 12, सेंसेक्स में 250 पॉइंट की रिकवरी, मिड कैप शेयर चढ़े। एसी रेस्टोरेंट पर लगने वाले सर्विस टैक्स की उलझन खत्म हुई। नॉन एसी सेक्शन का नाम अलग हुआ तो उसके बिल में नहीं देना होगा सर्विस टैक्स। ई सीरीज पेमेंट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। एफएमसी की मंजूरी के बिना एनएसईएल नहीं बेच पाएगा अपने एसेट। ईओडब्ल्यू ने भी कसा शिकंजा। एनएसईएल अधिकारियों और डिफॉल्टरों की जब्त हो सकती है प्रॉपर्टी। जल्द टूट सकता है भारती और वॉलमार्ट का रिश्ता। दूसरे भारतीय पार्टनर की तलाश कर रही है वॉलमार्ट। 2 बड़े रिटेलरों से बातचीत जारी। टेलीकॉम कंपनियों पर लग चुकी पेनाल्टी में कोई राहत नहीं मिलेगी। खास बातचीत में टेलीकॉम सेक्रेटरी ने बताया आगे पेनाल्टी कम करने की होगी कोशिश। आज भी तेलंगाना के विरोध में जलता रहा आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू का अनशन जारी। और चुनाव से पहले ही मोदी या केजरीवाल को जिताने का मौका। नए मोबाइल वीडियो गेम्स लॉन्च हुए। रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने एमएसएफ की दरें %0.5 घटाकर 9% कर दी है। इससे पहले क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने एमएसएफ 10.25% से घटाकर 9.5% किया था। इससे कर्ज सस्ता होने की उम्मीद भी जग गई है। इस खबर पर विस्तार से बात कर रहे हैं अब सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या। प्रदीप, सबसे पहले आपसे जानता है कि एमएसएफ दरों में कटौती कितना बड़ा कदम है और बैंक्स इसका किस तरह से स्वागत कर रहे हैं? देखिए, काफी अहम दिखाई देता है। और अगर आप ये कहें कि कोई एक चीज जो इससे निकल कर आती है तो वो ये कि आरबीआई को अब रुपए की स्थिरता पे काफी भरोसा लौट आया है। ऐसा लगता है जिस तरह से 62 के नीचे रुपया लगातार कम से कम टिका हुआ है। हालांकि आज हमने वहां पे फिर से थोड़ा उछाल देखा, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि अब मार्केट का भरोसा है और आरबीआई को भी ऐसा लगने लगा है कि 58 से 62 का एक रेंज शायद अब रुपए में दिखाई देगा। और जो हम 65 के ऊपर की तरफ रुपए को 70 की तरफ देख रहे थे वो रेंज शायद अब देखने को नहीं मिलेगी। यही वजह है कि ये जो सारे कदम हैं जो रुपए को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए थे, रघुराम राजन साहब इसको धीरे धीरे वापस ले रहे हैं और उस दिशा में ये बहुत ही अहम कदम है। अगर आप देखें तो चूंकि 2 तरीके होते हैं बैंकों को पैसे निकालने के लिए आरबीआई के पास से जब उन्हें जरूरत हो, या तो रेपो या फिर एमएसएफ। और रेपो पे एक सीमा लगी हुई है कि बैंकों की कुल डिपॉजिट्स का 0.5% से ज्यादा उन्हें वहां नहीं मिलता, तो ज्यादातर पैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए निकालने पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में एमएसएफ जो है वो सबसे ज्यादा अहम सिग्नलिंग रेट हो चुका है, जिसका असर आप बाजार में दूसरी ब्याज दरों पर भी देखते हैं। तो इस लिहाज से इस रेट को कम किया जाना, और वो भी 0.5% कम किया जाना, और वो भी 2 पॉलिसीज के बीच में अचानक से काफी बड़ा कदम है। जी शुक्रिया प्रदीप। और बैंकों का अब आगे क्या रुख रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सीएमडी एसएल बंसल। बंसल साहब, स्वागत है आपका। इसको किस तरह से देखा जाए, क्या अब ब्याज दरें घटने जा रही हैं? देखिए, आप एकदम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि ब्याज दरें घटने जा रही हैं, लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक के अंदर ऐसा जरूर होगा कि बैंक जो है अपने ऋण की दरों का जो स्प्रेड है उसको कम करेंगे। बिकॉज इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, बैंक का जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो बल्क डिपॉजिट पे स्पेशली 1 करोड़ से ऊपर जो बैंक आजकल डिपॉजिट रेट स्टेबलाइज कर रहे थे, पिछले 3 महीने से उसका रेट काफी बढ़ गया था, वो काफी मॉडरेट होगा। तो
बैंकों को इसमें कुछ फायदा होगा तो नेचुरली वो फायदा जो है त्योहारों के सीजन के अंदर बैंक्स जो हैं कस्टमर को पास ऑन करेंगे। जी बंसल साहब, साथ ही में हम देख रहे हैं कि दूसरी बार एक महीने में एमएसएफ की रेट घटाई गई है। क्या जो आरबीआई गवर्नर का लक्ष्य है, जो उन्होंने बोला है कि एमएसएफ रेट किस हद तक जानी चाहिए, आपको लगता है कि आगे भी इसमें और कटौती की उम्मीद है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता देखिए, क्योंकि 9% एमएसएफ का रेट और रिपो रेट इस समय 7.50 है। नॉर्मली 100 बेसिस पॉइंट का इसमें अंतर रहता है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर रिपो रेट में 25 पैसे की बढ़ोतरी हो और एमएसएफ का रेट 25 पैसे घटे, लेकिन ये काफी एक रीजनेबल रेट है। लेकिन मेरे को ज्यादा इससे उम्मीद ज्यादा होगी यदि रिपो के ऊपर जो कैप 0.5% का है जी, उसको यदि पूरी तरीके से खोल दिया जाए, सो दैट जितनी भी मेरे पास सरप्लस सिक्योरिटीज है उस पर मैं बोरो कर पाऊँ। बस एक और सवाल बंसल साहब, आप ही के बैंक ने आज 1 करोड़ के डिपॉजिट के ऊपर की ब्याज दर में छोटी सी कटौती की है, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। क्या ये एक रुख होगा बैंकों का आगे, जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट्स दे रहे थे डिपॉजिट्स पर, कि उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1 करोड़ से ऊपर का जो डिपॉजिट है वो मार्केट ड्रिवन है और एमएसएफ की रेट कम होने से 1 करोड़ से ऊपर का जो डिपॉजिट का रेट है वो हमको लगता है सीडी रेट और बल्क डिपॉजिट का रेट नीचे आएगा। तो उसी एंटिसिपेशन के अंदर हमने अपने डिपॉजिट के रेट कम किए हैं, क्योंकि यदि हम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम कर पाएंगे तो ही लैंडिंग रेट कम करेंगे। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है विद ए टाइम लैग कॉस्ट को कम करता है और बीपी बेस रेट कम जो है वो इमीडिएटली कॉस्ट को अफेक्ट करता है। तो इसलिए उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, मुझे उम्मीद है ब्याज दरें कम होनी चाहिए। जी, शुक्रिया बंसल साहब। बंसल साहब ने ये तो इशारा दे दिया है कि कम से कम त्योहारों तक ब्याज दर कुछ हद तक कम हो सकती है और एचडीएफसी के मिस्त्री के मुताबिक आरबीआई ने सही समय में एकदम सही फैसला लिया है। उनके मुताबिक इस कदम से शॉर्ट टर्म रेट्स में कमी का असर कल ही देखने को मिलेगा। It means that short-term rates will go lower. It means that the yield curve will become a little more symmetrical in the sense that short-term rates will be lower, long-term rates will be higher, which in a growth-oriented economy, in an economy where you want growth, is a very essential sign. इधर सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लग गई है। अगले 2-3 दिन में सरकारी बैंक दोपहिया गाड़ियों और टीवी, फ्रिज, एसी जैसे सामान के लिए कर्ज सस्ता करने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्रेटरी राजीव टकरू ने खुद हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से खास बातचीत में बताया कि ऐसे कर्ज में ब्याज दर 2.5% तक कम हो जाएगी। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए कि त्योहार से पहले कुछ खास तौर से कंज्यूमर ड्यूरेबल, बाइक जैसे जो सेगमेंट है वहाँ पे लोन सस्ते किए जाएंगे। वो स्कीम की घोषणा कब तक होगी और इस स्कीम की खासियत क्या होगी? हर बैंक के ऊपर हर बैंक आज़ाद है, उनके ऊपर उनको छोड़ दिया गया कि आप देखिए और इस योजना को आप कैसे अमल में लाएंगे अपने बैंक में, वो आपको डिसाइड करना है। और रहा सवाल कैपिटलाइजेशन का कि अगर आपको मान लीजिए पैसे की तंगी है या फाइनेंस कम पड़ता है इस योजना के लिए, तो गवर्नमेंट आपको अलग से 14,000 करोड़ के अलावा, 14,000 करोड़ तो पहले ही व्यवस्था है बजट में, 14,000 करोड़ के अलावा और पैसे की अगर और राशि की ज़रूरत होगी तो और धनराशि भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो वो अपना अलग अलग बैंक जो हैं वो अपने अलग अलग सेक्टर के अंदर क्योंकि हर बैंक का देखिए बड़ा मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते नहीं हैं, हर बैंक कुछ सेक्टर्स में स्पेशलाइज ज़्यादा करता है। कुछ बैंक्स हैं जैसे कि वो 2 व्हीलर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग हैं वो वाइट गुड्स में लेते हैं, टीवी सेट है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है। तो हर बैंक की अपनी खासियत है। ब्याज दर को लेके मैं अगर फोकस करूं तो वो तो बैंकों की मर्जी जितना घटाएं जाहिर तौर पे, लेकिन आप कितना गुंजाइश देखते हैं चूंकि जो एक्स्ट्रा देंगे आपको क्या लगता है कि बहुत 1%, 1%, 2.5% कितना आप देखते हैं? कुछ भी हो सकता है, अब 0.5% भी हो सकता है, 1/4% भी हो सकता है, 2-2.5% भी किसी केस में हो सकता है। तो वो तो पूरा का पूरा हमारा एक पूरा स्पेक्ट्रम है और पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग बैंकों के अंदर अलग अलग स्कोप है। बैंकिंग लाइसेंस को लेकर अब तक इस बात को लेकर था कि कितने बैंक लाइसेंस दिए जाएंगे, कितने नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अभी अचानक से खबर है कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि 7 बैंक लाइसेंस दिए जाएंगे। आखिर 7 का आंकड़ा कैसे पहुंचा? नहीं, ये देखिए ये खबर गलत है और आज ही मेरे ख्याल से एक स्पष्टीकरण शायद दे भी दिया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 7 नहीं कहा, उन्होंने शायद अंग्रेजी में कहा सेवरल,
जिसको शायद सुनने वाले ने सुना 7, तो सेवरल और 7 के बीच में उन्होंने छाप दिया कि साहब 7 लाइसेंस दिए जाएंगे। सेवरल को 7 बन गया, ये तो मानता हूं मैं, लेकिन ये तो जरूर कहा उन्होंने कि हर बैंक एक दूसरे का क्लोन ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो क्या इसका मतलब निकाला जाए हर सेक्टर के हिसाब से अलग बैंक लाइसेंस दिए जाएंगे? नहीं, गोल्ड के अलग दीजिए, इंफ्रा को अलग दीजिए, नहीं, इसका मतलब क्या है? नहीं, अब क्योंकि वो सुनने में कुछ कमजोरी थी इसलिए मुझे ठीक से मालूम नहीं है, मैं वहाँ था नहीं। क्लोन ना हो का मतलब ये हुआ कि देखिए, जब भी बात हो रही थी, कुछ बैंक्स हैं वो किसी चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, तो ऐसा ना हो कि प्रमोटर एक ही टाइप के सब आ जाएं, जिससे कि सारा का सारा फंडिंग जो है, सारा का सारा जो बैंकिंग सिस्टम है, वो एक ही तरह की क्रिया करने में व्यस्त हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग होने चाहिए जिनको मल्टीफेरियस इंटरेस्ट हो, जिनको अलग अलग सेक्टर्स में इंटरेस्ट हो, क्योंकि प्रमोटर का देखिए दिलचस्पी जो है बड़ा महत्व रखती है। हालांकि हर बैंक हर काम करता है, बट आप किसी भी बैंक में चले जाएं और कोई भी चीज़ कहें कि साहब मुझे फलानी चीज़ के लिए लोन चाहिए, तो शायद हो सकता है वो बैंक दिलचस्पी ना दिखाए। रिटेल लोन के सबसे बड़े लेंडर एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी ने कहा है कि वो सरकारी बैंकों के सस्ते कर्ज की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। पुरी के मुताबिक उनका बैंक इस सेक्टर का बड़ा प्लेयर है और वो मुकाबले से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बातों ही बातों में सरकार के फैसले पर चुटकी भी ली उन्होंने। रिटेल लोन को सरकारी बैंक पुश करें, कैसे देखते हैं आप? चूंकि इस मार्केट की आपको अच्छी खासी समझ है, क्या ये एक इंसेंटिव है, एक स्टिमुलस है जो काम करेगा? बिल्कुल रिकैपिटलाइज कर रहे हैं, मुफ्त का पैसा है, रिटर्न देने का उन्हीं को, तो लाजमी बात है अगर वो पुश करना चाहते हैं रिटेल तो अच्छा है। वी आर द चीपेस्ट बाय द वे टुडे, सो वो पहले मैच करें, उसके बाद देखते हैं। धंधा तो नहीं हम छोड़ेंगे, पर हम जो धंधा करते हैं फेयर प्राइस पर करते हैं, जिसमें कस्टमर का भी फायदा होए, हमारा भी होए और लॉन्ग रन में चले। ये ऊपर नीचे वाला नहीं करते, आज शुरू कर दिया कल बंद कर दिया। ये सस्ता तभी आ रहा है अगर सरकार को डिविडेंड नहीं चाहिए। अगर डिविडेंड चाहिए, अब मेरे को नहीं मालूम, अगर डिविडेंड चाहिए तो ये सब पैसा मोस्ट एक्सपेंसिव होएगा अगर उनको मार्केट रेट और डिविडेंड चाहिए। उधर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी बड़े पैमाने पर सस्ता कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कर्ज देने के लिए अलग से कोटा बनाने पर सहमत हो गया है। उधर जर्मनी ने अब तक की सबसे ज्यादा रकम 1.4 अरब डॉलर को मंजूरी दी है। हाईवे हो या फिर एयरपोर्ट, अब ऐसे प्रोजेक्ट्स को पैसे की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की मदद करने के लिए सरकार को 2 बड़ी कामयाबी हाथ लगी हैं। पहली कामयाबी जर्मनी से मिली है। जर्मनी ने भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को GIZ के जरिए 1.4 अरब डॉलर के कर्ज को मंजूरी दे दी है। ये जर्मनी से मिला अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है। दूसरी बड़ी कामयाबी वर्ल्ड बैंक से मिली है। वित्त मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक के पास एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके मुताबिक इंफ्रा सेक्टर को कर्ज देने के लिए अलग से ग्लोबल इंफ्रा फैसिलिटी शुरू की जाए। इसे वर्ल्ड बैंक ने मान लिया है। इंफ्रा सेक्टर को अलग से कर्ज देने की व्यवस्था शुरू करने पर वर्ल्ड बैंक में कमोबेश सहमति बन चुकी है। सूत्रों की माने तो G20 देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है और इसका असली फायदा अगले कारोबारी साल से दिखना भी शुरू हो जाएगा। इस इंफ्रा फाइनेंसिंग की खासियत ये है कि इसकी ब्याज दर काफी कम होती है और चुकाने के लिए लंबा समय भी मिल जाता है। जर्मनी और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्ज का इस्तेमाल खास तौर से रोड हाईवे प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट और क्लीन एनर्जी में किया जाएगा। दरअसल सरकार ने 12वीं योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर 1000 अरब डॉलर खर्च का लक्ष्य रखा है। विदेशों से मिलने वाली इस फाइनेंसिंग से सरकार के लिए ये लक्ष्य पाना आसान हो जाएगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। क्या टेलीकॉम सेक्टर को 4000 करोड़ रुपए के पेनल्टी से मिलेगी निजात? और भारतीय वॉलमार्ट का तलाक होना करीब करीब तय। वॉलमार्ट किसके साथ जाने क्या सोच रहा है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। रेस्टोरेंट में डब्बाबंद सामान के एमआरपी पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आज वित्त मंत्रालय रेस्टोरेंट पर लगने वाले सर्विस टैक्स को लेकर उसने एक सफाई जारी की है। सफाई से और किन बातों पर स्थिति स्पष्ट होगी, ये जानने के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, एसी रेस्टोरेंट के सर्विस टैक्स पर क्या सफाई आई है और खासतौर पर कंज्यूमर्स से इसको क्या फायदा होने वाला है? देखिए, इस पूरी सफाई की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, अगर आप कुछ ऐसे सामान का ऑर्डर करते हैं जो डब्बा बंद है, तो आपको उस डब्बे बंद सामान की MRP पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर रेस्टोरेंट आपके MRP से ज़्यादा चार्ज करता है तो वो जो अतिरिक्त रकम है उस पर ही सिर्फ आपको सर्विस टैक्स देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप जाते हैं होटल में और वहाँ पे पानी का ऑर्डर करते हैं, जो बोतल बंद पानी का ऑर्डर करते हैं, उसकी MRP 15 रुपये है। अगर रेस्टोरेंट वाला आपसे 30 रुपये चार्ज करता है तो वो जो 15 रुपये अतिरिक्त चार्ज किया है, सिर्फ उसी पर आपको सर्विस टैक्स देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर AC पे जहां सर्विस टैक्स लगता है, AC रेस्टोरेंट में खाना खाने पे, नॉन AC पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि किचन कॉमन भले ही हो, लेकिन नॉन AC वाले हिस्से का नाम अलग जरूर हो। मान लिया जाए कि AC वाले हिस्से का नाम ABC है, तो नॉन AC वाले हिस्से का नाम कुछ अलग जरूर हो सकता है कि ABC प्लस क्यों ना हो, लेकिन ऐसा होगा तभी आपको सर्विस टैक्स से छूट मिल पाएगी। अगर आप यानी जब भी आप जाते हैं खाना खाने, तो अगर आप सर्विस टैक्स से छूट पाना चाहते हैं तो इसका खास ख्याल रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस सफाई में ये की गई है कि अगर आप टेक अवे, अगर होम डिलीवरी करते हैं, तो शर्त यह है कि होम डिलीवरी अगर वैसे रेस्टोरेंट से हो रही है जो AC रेस्टोरेंट है, तो आपको होम डिलीवरी पर भी सर्विस टैक्स देना होगा। मतलब ये कि अगर आप मैकडोनल्ड या पिज्जा हट से आप सप्लाई के लिए ऑर्डर करते हैं, होम डिलीवरी मंगाते हैं, अगर वहां पे खाने की व्यवस्था है और अगर व्यवस्था AC रेस्टोरेंट की है, तो आपको होम डिलीवरी पर भी सर्विस टैक्स देना होगा। तो ये कुछ अहम बातें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए जब आप होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करते हैं या फिर आप बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो जी शुक्रिया लक्ष्मण इस सारी जानकारी के लिए। और देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री पर 4000 करोड़ की पेनल्टी लगी हुई है। इससे टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किल तो बढ़ ही गई है, सेक्टर की ग्रोथ पर भी असर पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में कपिल सिब्बल ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को पेनल्टी से जल्द राहत दी जाएगी। हालांकि ये राहत केवल आगे लागू होने वाली पेनल्टी में दी जा सकेगी। हमारी संवाददाता अंजुल तोमर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में टेलीकॉम सचिव MF फारूकी ने कहा कि मौजूदा पेनल्टी तो कंपनियों को चुकानी होगी, हालांकि आगे के लिए पेनल्टी पर साफ नियम बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता इस वक्त है पेनल्टीज को लेके। 4000 करोड़ रुपीस की पेनल्टी फेस कर रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री। मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने कुछ समय पहले कहा कि वो इसको कम करेंगे। आपने क्या कदम उठाया है? पेनल्टी की सिचुएशन क्यों हो रही है? इज देयर एम्बिग्विटी इन आवर रूल्स? इज देयर एम्बिग्विटी और इनकंसिस्टेंसी इन आवर इंटरप्रिटेशन? यानी रूल तो साफ हैं लेकिन हम उनके इंटरप्रिटेशन में हमारे कुछ फ़र्क है, गलती है, या कभी कभी इंडस्ट्री की तरफ से गलती हो रही है। ये 3 वजह हो सकती हैं। चाहते हैं कि इसको हम लोग एग्जामिन करें और जहाँ तक रूल्स की क्लैरिटी है वो हम लाना चाहेंगे और उसका जो इंटरप्रिटेशन हो वो भी हम चाहेंगे कि वो बराबर जो है कंसिस्टेंट हो। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आगे के लिए एटलीस्ट हम ये चाहेंगे कि हम हर चीज़ के लिए ऐसा ना हो कि बराबर या सबसे बड़ी पेनल्टी ही लगाई जाए। कितनी बड़ी गलती हुई है, उसकी वजह से कंज्यूमर्स को कितना नुकसान हुआ हो सकता था, या सरकार के रेवेन्यू का नुकसान हुआ या हो सकता था। तो हर चीज़ की कितनी बड़ी गलती है उसी के हिसाब से पेनल्टी लगनी चाहिए। तो हम सोचते हैं कि उसको 3 उसमें डिवाइड किया जाए और फिर हर एक के लिए अलग अलग लिमिट तय की जाए ताकि रीजनेबल पेनल्टी लगे। क्या कॉन्फिडेंट है कि जनवरी में आप ऑक्शन होल्ड कर पाएंगे? क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, अभी टेलीकॉम कमीशन ने भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, TRI से भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया, उसके बाद भी एक लंबा प्रोसेस है। क्या कॉन्फिडेंट है आपके ये टाइम पे होगी जनवरी में जैसे आपने सोचा? बिल्कुल होगी। इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा है कि एक चीज़ मैं कहूँगा कि क्लैरिफिकेशन तो ज़रूर हमने जो है टेलीकॉम कमीशन ने कहा है कुछ चीज़ों के ऊपर, क्योंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, मगर हम ये भी रिकग्नाइज़ करते हैं कि ब्रॉडली ये अच्छी रिकमेंडेशंस हैं और ये एक अच्छा इस वक्त एक अच्छा वातावरण है बिकॉज इंडस्ट्री इज़ आई थिंक देयर आर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि इसको क्विकली फाइनलाइज करें और ऐसे करें कि ताकि ये सेक्टर आगे बढ़े। सर जहाँ तक स्पेक्ट्रम प्राइस का सवाल है, TRI और DOT जो है एक सेम पेज पे नहीं है, एक तरह का डिस्प्यूट कह सकते हैं अगर हम, वो है दोनों के बीच में कि स्पेक्ट्रम, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा उनसे आपने कहा है कि जब 2G स्पेक्ट्रम पहले बिक चुका है इस प्राइस के ऊपर, तो अब इसको घटाया क्यों जाए? तो ऑब्वियसली इससे लगता है कि सेम पेज पे नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि प्राइस जो है इसका रिविजन अपवर्ड्स हो या डाउनवर्ड्स हो, क्या आपकी मंशा है? मैं समझता हूं कि हम लोग ब्रॉडली हमारा और ट्राई का, DOT का और ट्राई का मकसद एक ही है और हम चाहते हैं कि सेक्टर आगे बढ़े और सेक्टर के आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये ऑक्शन
जो अब की वाला ऑक्शन हो वो ऑक्शन कामयाब रहे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग मिल करके इसके ऊपर जो है एक अच्छे निर्णय पे जल्दी आएंगे और जनवरी में ये नीलामी ज़रूर होगी। दुनिया की नंबर 1 रिटेल कंपनी वॉलमार्ट और भारती के बीच करार करीब खत्म हो गया है। वॉलमार्ट एशिया के सीईओ स्कॉट प्राइस ने कहा है कि इस पर इसी महीने फैसले लिए जाएंगे। वॉलमार्ट के मुताबिक उन्होंने जब भारती के साथ मिलकर कंपनी बनाई थी तब उम्मीद यही थी कि रिटेल में एफडीआई निवेश आसान बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में भारतीय एंटरप्राइजेस के साथ मौजूदा रिटेल बिजनेस मॉडल चलाना मुमकिन नहीं है। प्राइस ने कहा कि वॉलमार्ट इस बारे में भारती से चर्चा करेगा कि जॉइंट वेंचर का क्या करना है। इन दोनों कंपनियों का 50-50 जॉइंट वेंचर है। दरअसल वॉलमार्ट ने तो दूसरे पार्टनर को ढूंढना भी शुरू कर दिया है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी। नीरज, वॉलमार्ट की नए पार्टनर की तलाश कहां तक पहुंची है? ये आपको बता दूं कि पहले तो ये जो कल खबर आई कि वॉलमार्ट ने अपना कहा कि ये रिश्ता टेनेबल नहीं है बिजनेस करना इंडियन रिटेल में, वो भी भारती के साथ। तो जब हमारे सूत्रों के जरिए हमने पता किया तो ये सामने निकल के आया कि भारतीय भी ये वेट कर रहा है कि औपचारिक तौर पे वॉलमार्ट अपना स्टैंड क्लियर करे, उसके बाद ही वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि अगर भारती के साथ अलग होते हैं तो वॉलमार्ट के लिए नया पार्टनर कौन का है। जो हमें सोर्सेस से खबर हमें मिली है कि 2 बड़े बिग रिटेलर्स के साथ बातचीत हुई है वॉलमार्ट की, और उनमें से एक जिसका नाम हमें मालूम चला है वो रिलायंस रिटेल है, जो देश की सबसे बड़ी इस समय रिटेल चेन चला रहे हैं। तो जो पूरी तरीके से खबर निकल के आ रही है कि रिलायंस रिटेल के साथ इनकी बातचीत हो रही है और भारती के साथ ये डील अब पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई सारे मामले भी चल रहे थे, गवर्नमेंट के साथ भी कुछ टसल हुआ था, उसके बाद से ही लगातार रिश्ते खराब होते रहे और अब ये चीज़ें सामने निकल के आई और कल उनके सीईओ को ये बात कहनी पड़ी। तो निश्चित तौर पे एक डील होती हुई आपको दिखेगी और जो हमें सोर्सेज के हवाले से पता चल रहा है उसमें रिलायंस रिटेल एक बड़ा नाम उभर के सामने आ रहा है। जी शुक्रिया नीरज इस सारी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, आगे फ्लैट मार्केट में मिड कैप शेयरों को चमकने का मौका मिला और नवरात्रि स्पेशल में देखिए वो खास 9 शेयर जो है निवेश के लिए बेहतर। सेंसेक्स में आज 250 पॉइंट की बेहतरीन रिकवरी हुई। इसके बावजूद सेंसेक्स पिछले हफ्ते के स्तर पर ही बंद हुआ। हालांकि मिड कैप शेयरों में आज अच्छी बढ़त रही। वैसे बाजार में आज काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। उम्मीद ये की जा रही थी कि बाजारों की शुरुआत मजबूत होगी, क्योंकि वीकेंड पर अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए थे, लेकिन इसके विपरीत हुई कमज़ोर शुरुआत और रुपए में भी थोड़ी नेगेटिव शुरुआत होती हुई दिखी। लेकिन खुलते ही बाजार काफ़ी तेज़ी से नीचे आए और एक बार की सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज़्यादा कमज़ोर था। निफ्टी 60-70 पॉइंट कमज़ोर होता हुआ दिखा। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह से ही पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन सेकंड हाफ में और खासतौर से आखिरी 1 घंटे में अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखी दिग्गजों में और सारे के सारे लॉसेज रिकवर होते हुए दिखे। फिर से निफ्टी ने 5900 के एक साइकोलॉजिकल आंकड़े के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, तो ये एक पॉजिटिव कहा जा सकता है। और आप देख सकते हैं क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक अच्छी खरीदारी होती दिखी, उस वजह से बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर थी। तो ब्रॉडर मार्केट उतने बुरे नहीं थे जितने कि सेंसेक्स और निफ्टी में प्रदर्शन था और वॉल्यूम्स थोड़े बेहतर होते हुए दिखे, 1,20,000 करोड़ के आसपास। प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज्यादा दबाव आज बनते हुए दिखा। एक्सिस, HDFC जैसे शेयरों से दबाव था। ICICI बैंक में कुछ और NPS की खबरें दाभोल प्रोजेक्ट को लेकर आती हुई दिख रही थी, उससे यहाँ पर दबाव बनता हुआ दिखा। कोटक बैंक भी आज कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन मेटल शेयरों में अच्छा उछाल दिखा। खासतौर से टाटा स्टील, जहां पर खबरें आई कि अपनी ग्रुप कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर वैल्यू अनलॉकिंग कर सकते हैं, स्टॉक 4% का उछाल दिखाते हुए नजर आया। इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं शुक्रवार को, उससे पहले IT शेयरों में अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिखी और इसके साथ ही फार्मा शेयरों में आज एक बेहतरीन दिन था। खासतौर से रैनबैक्सी के लिए जहां खबरें आ रही थी कि एक US FDA अप्रूव्ड प्लांट खरीद सकते हैं, स्टॉक 6% का बड़ा उछाल दिखाते हुए नजर आया। इनके अलावा BPCL, अंबुजा, भेल जैसे शेयरों से निफ्टी पर वजन आते हुए दिखा। वहीं कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो कोल इंडिया, जिसके लिए शायद दिसंबर में डाइवेस्टमेंट 5% करती हुई दिखे सरकार, स्टॉक पर आज दबाव दिखा। भारतीय एयरटेल का वॉलमार्ट के साथ जॉइंट वेंचर टूटने की खबरों के चलते यहाँ पर थोड़ी प्रेशर दिखी और रिलायंस भी कमजोर बंद हुआ। खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, बॉम्बे डाइंग ग्रुप की 2 कंपनियां, बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे बर्मा, यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स बॉम्बे डाइंग में स्टेक खरीद सकते हैं। इन खबरों के बाद जबरदस्त उछाल दिखा। वहीं अपोलो टायर में खबरें ये आ रही कि कूपर्स एक्विजिशन के विरोध में है, स्टॉक में 5% की तेजी दिखी। ILFS इंजीनियरिंग राइट्स इशू लाने की तैयारी में और उसके बाद स्टॉक में तेजी होती नजर आई। मैकनेली भारत को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और वहीं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स वित्त मंत्री के बयानों के बाद चढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 बैंक लाइसेंस अलग अलग फील्ड से दिए जा सकते हैं। तो ये स्टॉक्स आज एक्शन में थे।
नवरात्रि शुरू हो गई है। ऐसे मौके में हम इस पूरे हफ्ते आपके लिए लेकर आ रहे हैं नवरात्रि के ऐसे 9 शेयर्स जो आपको साल भर में जोरदार रिटर्न दे सकते हैं। तो सुनते हैं आज के नवरात्रि शेयर्स। नवरात्रि की आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज मैं टाटा ग्लोबल बेवरेजेस स्टॉक रेकमेंड कर रही हूँ विद अ 1 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। ये टाटा ग्रुप कंपनी की है इन द एफएमसीजी स्पेस। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, टाटा टी, टेटले, और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल टी कंपनी है। 2015 के मैं ईपीएस एस्टिमेट्स ₹9 कर रही हूँ। उस हिसाब से यहाँ से आपको 20% अपसाइड का टारगेट रख के ₹180 का 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मैं करती हूँ। मेरा पिक रहेगा 1 ईयर टाइम होराइजन को लेकर यूनाइटेड फॉस्फोरस पे। मुझे लगता है कि यूनाइटेड फॉस्फोरस में हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा है। प्राइसेस काफ़ी फर्म हो रहे हैं, 140 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है स्टॉक। और इस महीने में हमने बहुत ही शानदार रोल ओवर्स देखे हैं 94% के, जबकि इसकी 3 मंथ एवरेज रही है सिर्फ 77% की। मुझे लगता है कि यूनाइटेड फॉस्फोरस में इस महीने से लेकर अगले 6-8 महीने तक, पॉसिबली 10 या 12 महीने तक भी एक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा, क्योंकि मंथली चार्ट्स बेस के एक बॉटमिंग आउट सिग्नल्स दे रहे हैं, रिवर्सल साइंस दे रहे हैं। मुझे लगता है कि करीब 20% का एक अप मूव आ सकता है इस स्टॉक में। एंड आई वुड बी लुकिंग एट लेवल्स ऑफ 160 इन द शॉर्ट टर्म, फॉलोड बाय 175 इन अ ईयर टू ईयर एंड अ हाफ काइंड ऑफ टाइम फ्रेम। और नवरात्रि के इस पूरे हफ्ते में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नवरात्रि के ऐसे 9 शेयर जो आपको साल भर में जोरदार रिटर्न दे सकते हैं। तो देखना मत भूलिए बाजार के 9 दिग्गजों के 9 शेयर। पिछले हफ्ते 1.5% से भी ज्यादा मजबूत होने के बाद इस हफ्ते की शुरुआत रुपए ने गिरावट के साथ की। एक बार फिर घरेलू करेंसी 62 की ओर बढ़ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ है। हालांकि पिछला हफ्ता रुपए के लिए काफी तेजी भरा था। डॉलर में तेज गिरावट की वजह से शुक्रवार को रुपया 7 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद हुआ था। लेकिन घरेलू बाजार में इंपोर्टरों की ओर से डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपए में एक बार फिर दबाव बढ़ रहा है। और अब एक नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर, जहां पर अमेरिका में ओपनिंग काफी वीक रही, करीब 1% नीचे खुले यहां के बाजार। फिलहाल अगर वर्तमान स्तर देखें तो आधे % के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500। दरअसल अमेरिका में बजट नहीं पास होने पर और डेट पर जो झगड़ा चल रहा है उनके पार्लियामेंट में, उनके कांग्रेस में, उस पर अब चिंताएं सामने आने लगी है। अब तक मार्केट्स काफी फ्लैट रहे इसकी वजह से, लेकिन अब 7 दिन हो गए हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के, और अब चिंताएं यहाँ पर बढ़ रही हैं कि अगले 10 दिन के अंदर क्या अमेरिका अपना कर्ज चुकाने में नाकामयाब रहेगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अब कमोडिटी बाजार की एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कच्चे तेल पर आप देख रहे हैं एमएक्स क्रूड में यहाँ पर ½ % की गिरावट है। लेकिन ब्रेंट क्रूड जो भारतीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है उसमें एक फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार होता हुआ, हालांकि $109 के ऊपर ये इस वक्त। सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर सोने में हम हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि घरेलू बाजार में बढ़त करीब 1.25% तक जाती हुई। उसी तरह यहाँ पर चांदी में भी हम देख रहे हैं कि बढ़त है दोनों ही बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय बाजारों में। लेकिन भारतीय बाजार करीब 3% तक इस वक्त ऊपर, चांदी 49,611 पर कारोबार करते हैं। और क्या मुश्किल में पड़े हैं NSCL की प्रॉपर्टी जब्त होगी? और तेलंगाना मामला और गरमाया, देखिए पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कर्ज सस्ता करने का संकेत दिया। मार्जिन स्टर्लिंग फैसिलिटी को ½ % घटाया। खुद बैंक अब RBI से सस्ते में उठा पाएंगे पैसा। सरकार का भी वादा, 2 से 3 दिन में बाइक, टीवी, फ्रिज जैसे छोटे आइटम के लिए सस्ता हो जाएगा कर्ज। खास बातचीत में बैंकिंग सेक्रेटरी ने बताया होगी 2.5% तक की कटौती। CNBC आवाज की खबर पर मोहर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी हुआ सस्ते कर्ज का इंतजाम। वर्ल्ड बैंक और जर्मनी ने खास लोन को मंजूरी दी। IT और मेटल शेयरों ने बाजार को उबारा। सेंसेक्स में 250 पॉइंट की रिकवरी, मिड कैप शेयर चढ़े। AC रेस्टोरेंट पर लगने वाले सर्विस टैक्स की उलझन खत्म हुई। नॉन AC सेक्शन का नाम अलग हुआ तो उसके बिल में नहीं देना होगा सर्विस टैक्स।
जल्द टूट सकता है भारतीय और वॉलमार्ट का रिश्ता। दूसरे भारतीय पार्टनर की तलाश कर रही है वॉलमार्ट। दो बड़े रिटेलरों से बातचीत जारी। टेलीकॉम कंपनियों पर लग चुकी पेनल्टी में नहीं मिलेगी कोई राहत। खास बातचीत में टेलीकॉम सेक्रेटरी ने बताया आगे पेनल्टी कम करने की होगी कोशिश। और चुनाव से पहले ही मोदी या केजरीवाल को जिताने का मौका। नए मोबाइल वीडियो गेम लॉन्च हुए। ई सीरीज के निवेशकों को 21 अक्टूबर तक पैसा नहीं मिलेगा। एनएससीएल ई सीरीज मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एनएससीएल सोना बेच सकता है, लेकिन ई सीरीज का सेटलमेंट 21 अक्टूबर के बाद ही होगा। कोर्ट के फैसले की अहम बातें बताने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास। वीरेंद्र, हाईकोर्ट के फैसले की और क्या खास बातें रही? जी देखिए, जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उन्होंने अपने अंतरिम फैसले में ये कहा है कि जो कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है एफएमसी, वो अब एनएससीएल के जो ई सीरीज और जो पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट है इनका जो सेटलमेंट हो रहा है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा। साथ ही इनको अधिकार दिया है कि ये एफएमसी और जो ईओडब्ल्यू है वो एनएससीएल के जो खाते हैं उनकी जांच कर सकता है। उनकी निगरानी का भी इनको अधिकार दिया गया है। एनएससीएल से ये कहा है कि एनएससीएल जो भी निवेशक उनके पास रिडीम्पशन की अर्जी देते हैं उन सबकी अर्जी वो ले सकता है। साथ ही वो ये जो सेटलमेंट होना है इसके लिए जो वो सोना बेच रहे हैं उसका जो भी पैसा मिलता है उसको उन्हें एक अलग अकाउंट में रखना होगा और ये अलग अकाउंट के जरिए ही सेटलमेंट होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि 21 अक्टूबर तक जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं वो सब एनएससीएल ले ले और उसके बाद इस पर कोई फैसला होगा। साथ ही जो भी निवेशक रिडीम्पशन की अर्जी देंगे उनकी केवाईसी की जांच का अधिकार अब एफएमसी को दिया है। यानी एफएमसी अब जो भी निवेशक उनके पास रिडीम्पशन की अर्जी आएगी उसमें उन सबकी जो केवाईसी है उसको जांचेगा। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ये भी है इस पूरे मामले में कि जो एनएससीएल है वो अपनी जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो बिना हाईकोर्ट और एफएमसी की मंजूरी के बिना नहीं बेच सकता। और अगर वो बेचते भी हैं तो इसका जो भी पैसा आएगा वो जो एनएससीएल के जो इन्वेस्टर हैं उनको उनका पैसा चुकाने में ही इसका उपयोग किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर जो ई सीरीज के निवेशक हैं उनको अब जो पैसा मिलेगा वो 21 अक्टूबर के बाद ही मिलेगा। जी शुक्रिया वीरेंद्र। एनएससीएल पर हमारी एक्सक्लूसिव खबर। अब एनएससीएल अधिकारियों और डिफॉल्टरों पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा कस सकता है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए मुंबई कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने कलेक्टर को आज अपोलो टायर्स के शेयर में 7% तक की तेजी देखने को मिली। दरअसल अपोलो टायर और अमेरिकी कंपनी कूपर टायर के बीच $250 करोड़ के अधिग्रहण की कीमत में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। अपोलो टायर के मुताबिक कूपर टायर ने शेयर धारकों को मैनेजमेंट संपत्ति कंट्रोल की गलत जानकारी दी और करार के वैल्यूएशन में चीन की सब्सिडरी को भी जोड़ा। कूपर टायर ने भी अधिग्रहण की वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की बात मान ली है। अपोलो टायर ने यह भी कहा कि यूनाइटेड स्टील वर्कर्स को कुछ रियायत देकर विवाद सुलझाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इससे पहले कूपर टायर ने अपोलो के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में डील में देरी होने पर शिकायत दर्ज की थी। टाटा सन्स को उम्मीद है कि ग्रुप को नई एयरलाइन शुरू करने के लिए सरकार से जल्द मंजूरी मिल जाएगी। टाटा ग्रुप ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ फुल सर्विस एयरलाइन शुरू करने के लिए करार किया है। इस एयरलाइन की मंजूरी के सिलसिले में आज टाटा सन्स के ब्रांड कस्टोडियन और चीफ एथिक्स ऑफिसर मुकुंद जी राजन ने आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायराम से मुलाकात की। So we were just here as a show of support from our colleagues from SIA and to really show a commitment. The government has been very encouraging, absolutely, very encouraging. So how soon do you expect this airline to really take off? How soon do you expect the proposals to get cleared? I think there is a process that all of these things take, so it will take its natural course, but we are certainly hopeful that at the earliest we will receive all our approvals. टाटा स्टील अपनी ही ग्रुप कंपनियों का हिस्सा बेचकर टाटा सन्स को बेचकर रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि टाटा स्टील अपने कर्ज को घटाने के लिए टाटा सन्स की मदद लेगी। कंपनी की ग्रुप कंपनियों में हिस्सा बेचकर 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फिलहाल टाटा स्टील का कुल कर्ज 60,000 करोड़ रुपए है। माना जा रहा है कि टाटा स्टील, टाटा स्पंज, टाटा मोटर्स, TRF
टायर रोल्स में भी अपना हिस्सा बेच सकती है। कंपनी ने अपनी ग्रुप कंपनियों में हिस्सा निवेश के तौर पर खरीदा था। हालांकि कंपनी ने इस खबर पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। और यहाँ पर तमन्ना, क्या आपका डोसा खाने का मन कर रहा है? बिल्कुल विपिन, लेकिन रुकिए, इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे हम दर्शकों को एक नायाब डोसा जिसकी कीमत है सिर्फ 1 लाख रुपए। इसके साथ ही देखिए राजनीति अब कैसे जगह बना रही है ऑनलाइन गेमिंग में। 1 लाख रुपए का डोसा, आप हैरान हो रहे होंगे मगर ये सही है। अहमदाबाद के साउथ इंडियन फूड चेन संकल्प ने 53 फीट लंबा डोसा तैयार किया है। इस डोसे की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है और इसकी कीमत 1 लाख रुपए रखी गई है। इस डोसे को 32 कारीगरों ने मिलकर बनाया है। इस डोसे को बनाने के लिए 30 किलो आटा और 6 किलो मक्खन लगा है। नवरात्रि शुरू हो चुकी है। जाहिर है गरबा, संगीत, ये सब तो शुरू हो ही गया है, लेकिन नवरात्रि में बात खाने पीने की भी होती है। और जब बात हो गुजरात की तो गुजराती थाली का ख्याल कैसे न आए। तो हमारी सहयोगी निशा गौर बता रही है कि गुजराती थाली भी इस नवरात्रि में काफी मॉडर्न हो चली है। नवरात्र में गुजरातियों के लिए जितना अहम गरबा और माँ की आराधना होती है, उतना ही जोर खाने पीने पर भी होता है। 9 दिन में उपवास का खाना तो होता ही है, साथ ही अष्टमी को कन्याओं को विशेष भोज का भी रिवाज है। इस दिन ज्यादातर घरों में खीर, पूरी, ऊंधियू, ढोकला, लापसी जैसे पकवान बनते हैं। ये तो हुई ट्रेडिशनल थाली की बात। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ बदलते वक्त के साथ इस थाली में क्या क्या बदलाव आए हैं। यह है नीला मकवाना, जो कई सालों से कैटरिंग का बिजनेस चला रही हैं। इनका कहना है कि आजकल पारंपरिक गुजराती थाली भी मॉडर्न हो गई है। पहले मिष्ठान में मतलब खीर, लापसी ऐसा कुछ हो रहा था। अभी सब बंगाली स्वीट्स सब आ रही है और सब बासुंदी में बहुत सारे अलग अलग वेराइटी, स्ट्रॉबेरी, सीताफली, वो अलग अलग सब कुछ है। फरसान में पहले भजी, खमन, ढोकला ऐसा कुछ रहता था। अभी बहुत सारा नया नया चाइनीज फरसान सब आ रहा है, जैसे कि चीज़ पालक टोस्ट, इटालियन बोट है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर पर आपके पास इतने सारे पकवान बनाने का समय ना हो तो बाजार में भी तैयार थाली के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। 150 रुपए से कम में भी आप गुलाब जामुन, रिंग ढोकला, घुघरा, मेथी मलाई मटर, आलू मसालेदार, तीखी मीठी दाल, साथ ही बिरयानी का स्वाद भी ले सकते हैं। यह तो हुई थाली की बात, लेकिन अगर आप 9 दिन व्रत पर हैं तो भी निराश बिल्कुल ना हो। नवरात्रि में सभी मावे की मिठाई और काजू कतरी और ड्राई फ्रूट की आइटम चल सकती है। दूसरा फलारी पेटीज है, फलारी साबुदाना वड़ा है और फलारी चिवड़ा। ये 5 आइटम नवरात्रि में सबको मिलते हैं। और तो और इस बार बाजार में मिठाइयों पर डिस्काउंट स्कीम भी चल रही है, जहां 180 से 550 रुपए किलो में मिठाइयों की कई वैरायटियां मिल जाएंगी। निशा गौर, मुंबई। लोकसभा चुनाव करीब है और हवा में राजनीति घुल चुकी है। आप लोगों में से ज्यादातर ने अपना नेता तय कर लिया होगा और अब बस चाहते होंगे कि वो दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा कर लें। पर अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए आपको अगले साल मई तक का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच आप वीडियो गेम में जरूर अपने नेता को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं कि एंड्रॉइड पर चलने वाले नए नवेले पॉलिटिक्स के इस खेल को। काश विपिन, राजनीति इतनी आसान होती।
सही बात है कि आप कंट्रोल और डिलीट करके सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में रखते और जैसा चाहे वैसा रिजल्ट निकालते। वैसे वोटिंग करते समय कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का ऑप्शन आपके पास है ही। फिलहाल आवाज एट 9 में इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।